यूपीएससी ये पूछेगा क्या? सामान्यतः नहीं पूछेगा। एक सवाल है कि इंग्लिश का वो कौन सा शब्द है जो हमेशा रॉन्ग पढ़ा जाता है? बताइए। वैसे तो रॉन्ग ही रॉन्ग पढ़ा जाएगा, WRONG। और रोचक बात थी कि उनके दो भाइयों के बीच का अंतर मात्र 5 महीने का था। अब आप समझ सकते हैं कि किसी हम जैसे बोर्ड मेंबर के लिए बड़ा रोचक सवाल था। अगर आप इतने ही माहिर झूठ बोलने वाले हैं, जो आप ऐसा झूठ बोल सकते हैं जो कोई ना पकड़ पाए, तब काहे नौकरी में आ रहे हैं सरकारी? तो आप तो जाके बैंक में जाइए, मेहुल चौकसी बनी। मान लीजिए मैं ही एक कैंडिडेट हूँ, आपको तो आदत है इस पर और उस पर कैंडिडेट की, क्या सवाल अब दागेंगे मुझ पर? रहने दीजिए, काफी मुश्किल होगा आपके लिए इस समय ऐसे सवालों को सोच पाना। आपके जाल में कितने स्टूडेंट फंसे, कौन से सवाल में फंसे? नहीं, कैंडिडेट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग देखेंगे तो मिल ही जाएगा, जिसमें उनसे चुटकुला सुनाने को कहा गया और उनका चुटकुला वो उनसे बाद में कहा भी कि भैया क्या कर रहे थे। कभी आपको लगा कि ये जो कैंडिडेट है ये सिलेक्ट नहीं होगा? ये सॉरी टू ऑल दोस कैंडिडेट्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं निधि तनेजा और आज हमारी खास यूपीएससी एक्स्ट्रा क्लास में खास मेहमान मौजूद हैं। आप देख सकते हैं विजेंद्र चौहान सर आज आए हैं हमारे खास एक्स्ट्रा क्लास में। एसोसिएट प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और मॉक इंटरव्यूज में आपने इनका चेहरा काफी बार देखा होगा। और यहाँ तक कि आपको एक खास इन्फॉर्मेशन भी बता दूं, जैसे ही विजेंद्र सर यहाँ पर आए वैसे ही छात्रों से घिर गए। विजेंद्र सर, कई आपके मॉक इंटरव्यूज सुने हैं, कई आपकी बातें सुनी हैं। एक बात जिससे मैं शुरुआत करूंगी, आपने कहा कि यूपीएससी इंटरव्यू एक रहस्यमयी इंटरव्यू होता है, ऐसा क्यों? देखिए, रहस्य की विशेषता ये होती है कि जिस चीज़ के बारे में सबसे कम पता होता है उसके बारे में सबसे ज़्यादा रहस्य महसूस होता है, क्योंकि बहुत कम लोग इस देश में उस चरण तक पहुंच पाते हैं जिन्हें पता है कि धौलपुर हाउस के इस कमरे के अंदर क्या होता है। इस वजह से उसके बारे में एक रहस्य स्वाभाविक तौर पे बन गया है। दूसरा ये इसलिए भी है क्योंकि वो एक ऐसा कमरा है जिसके अंदर से जाने से पहले आप एक साधारण नागरिक होते हैं, और संभव है जब वहाँ से निकल कर आएँ और परिणाम आए तो आप अचानक देश की नौकरशाही में, देश की अफसरशाही में एक महत्वपूर्ण अधिकारी बन जाएंगे। तो इस कारण भी वो एक रहस्य जैसा कि पुरानी कहानियों में होता है, उस तरीके का रहस्य उसके साथ जुड़ गया है। और आपने क्योंकि धौलपुर हाउस का यहाँ जिक्र किया, कैसा माहौल रहता है वहाँ पर? देखिए, पिछले लगभग 20 वर्षों से मुझे ये अवसर मिला है कि विद्यार्थियों के साथ, उन सभी विद्यार्थियों के साथ जो कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनसे इंटरव्यू देने से पहले और उनके बाद उनसे बातचीत की जाए, और उसके आधार पर जो जानकारियाँ सब शेयर होती हैं उसे पता लगता है कि धौलपुर हाउस का वह कमरा भी एक सामान्य कमरा ही है, एक सरकारी अधिकारियों वाला कमरा ही है। ये अलग बात, और ये भी बात सच है कि आमतौर पर वहाँ जो माहौल होता है वो सहयोग का ही होता है, किसी इंटेरोगेशन का नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपके से कुछ उगलवाना है जैसा किसी जासूसी सीरियल्स में होता है। तो सामान्य सहज माहौल होता है, और मेरा तो अब तक का अनुभव यही कहता है कि कैंडिडेट्स में भी जो सबसे ज़्यादा सहज कैंडिडेट होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि इंटेरोगेशन होती है, लेकिन परसेप्शन ऐसा है, तो कुछ मिथ्स भी आज हम तोड़े हैं इस इंटरव्यू के साथ। जरूर कोशिश करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ जो पैनलिस्ट होते हैं वो आप पे कुछ बहुत हार्श होते हैं या आपसे बिल्कुल जैसे आपने कहा उगलवाने की कुछ कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सवाल तो तीखे तल्ख होते हैं। देखिए, सवाल जहाँ तक ज्ञान से जुड़े हुए सवालों का प्रश्न है, आप मानेंगे कि इस बात का हक उस बोर्ड के पास है कि वे आपसे सवाल जवाब करके जानने की कोशिश करें कि आपके ज्ञान का क्या स्तर है, आपकी समझ का क्या स्तर है। लेकिन इसका उद्देश्य, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितना अनुभव मेरे पास है, इसका उद्देश्य कभी भी आपको अपमानित करना नहीं होता है। और इसलिए आप पाएंगे कि आम तौर पर इन सवालों में आपकी जाति, धर्म या इस तरीके के सवालों से बचा जाता है। कोशिश ये की जाती है कि आपको ये महसूस हो कि आपसे आपके व्यक्तित्व के परीक्षण की ही कोशिश की जा रही है। आपको अपमानित करना ना तो उनका मंतव्य है, ना ही इससे उन्हें वे कुछ हासिल कर पाएंगे। तो ये तो निश्चित तौर पे एक मिथ ही है कि कोई बहुत ही अपमानित करने वाली घटनाएं अंदर होती हैं। इनफैक्ट मैंने जितने भी लोगों से बात की जो अंदर जाके आ चुके हैं, आज ऑफिसर बन गए हैं, वो यही कहते हैं कि इनफैक्ट पैनलिस्ट आपको बहुत कंफर्टेबल एट ईज फील करा देते हैं ताकि दे कैन गेट एन इनसाइट इनटू हु आर यू एज अ पर्सन, क्योंकि नाम भी इसका पर्सनालिटी टेस्ट है। दिस इज व्हाट द होल, इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूपीएससी अपनी नोटिफिकेशन में इन बातों को बाकायदा प्रकाशित करता है। अगर आप यूपीएससी नोटिफिकेशन देखें तो वो बाकायदा पर्सनालिटी टेस्ट में पहला वाक्य ही देता है
कि इट विल नॉट बी इंटरोगेशन, ये किसी भी तरीके का अन्वेषण नहीं है और आमतौर पर यह केवल आपके व्यक्तित्व की जांच ही। इसी वजह से वो पहली टिप जो मैं हमेशा इन कैंडिडेट्स को कहता हूँ वो ये है कि अपनी पर्सनैलिटी को बंद मत कीजिए, अलाउ बोर्ड मेंबर्स टू पीप इनटू इट, एंड अगर वो आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि इससे आपको फ़ायदा ही हुआ है। अदरवाइज़ आप अगर अपनी पर्सनैलिटी के आपकी नज़र में कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जिन्हें आप लगातार छिपाना चाहते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अंततः दरअसल अपने पर्सनैलिटी टेस्ट का नुकसान ही कर रहे होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं कर रहे होते। अच्छा, क्योंकि हम यहाँ काफ़ी मिथ्स की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि माने या ना माने लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, ये जो परसेप्शन है, ये आज भी लोगों के दिमाग में है। अच्छा, ऐसा भी है कि 15-16 घंटे जो है वो पढ़ना पड़ता है, नहीं तो फिर यूपीएससी क्रैक नहीं होगा। ये मैं ऐसे मिथ्स कोट कर रही हूँ। देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि पहले तो एक डिस्क्लेमर कि कुल मिलाकर कितना पढ़ना चाहिए, मैं उसके लिए एक अच्छा एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी विशेषज्ञता पर्सनालिटी टेस्ट में है और ये जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली बीमारी है, यह मेंस और प्रीलिम्स से जुड़ा हुआ मिथ या जुड़ी हुई सच्चाई है। देखिए, जानना हमेशा ना जानने से बेहतर है, परिश्रम करना हमेशा लाभ देता है, लेकिन अगर वह परिश्रम आउटकम में कन्वर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप कुर्सी पे 15 घंटे बैठे हैं लेकिन एक्चुअल आउटकम उसका 4 ही घंटे का है, तो उससे अच्छा है कि आप 6 घंटे बैठें और 5 घंटे का आउटकम लेकर आएँ। तो व्हाट मैटर्स इज़ कि आपने कितना सीखा, ना कि ये कि आप कुर्सी के सामने कितनी देर बैठे थे। जी। अच्छा सर, एक बात और कही जाती है कि आपको एक यूपीएससी इंटरव्यू में सफल होने के लिए एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। ये सच है या नहीं? वेल, निधि, ये इस मामले में जो मुख्य परेशानी है वह यह है कि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप किसी मीडिया इंस्टीट्यूट से ट्रेंड होकर नहीं आए हैं। कम्युनिकेशन अच्छी चीज़ है और स्वाभाविक रूप से वे विद्यार्थी जिनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, वे उन विद्यार्थियों की तुलना में थोड़ा सा बेहतर तो करते हैं जिनका कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं। लेकिन अंततः वह बोर्ड भी जानता है कि जिन कौशलों की, जिन पर्सनालिटी ट्रेट्स की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन उनमें से केवल एक पर्सनालिटी ट्रेट है। बाकी जो व्यक्तित्व के गुण हैं वे भी महत्व रखते हैं, पर हाँ, ये बात निस्संदेह सच है कि अच्छा कम्युनिकेशन मदद करता है। जी। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ी सी अपनी चीट शीट इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि कई बड़े अजीबोगरीब सवाल जो है कई बार बताए जाते हैं कि यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब आपसे जानेंगे, ऐसा होता है कि ये सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात है? देखिए, इसके लिए 2 लोग दोषी हैं। एक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसा आपने बताया, और दूसरी चीज़ जो इसके लिए दोषी है उससे हम जैसे लोग भी दोषी हैं, क्योंकि जब आजकल एक पूरा का पूरा मीडिया प्रोडक्ट की तरह भी मॉक इंटरव्यूज़ चलते हैं, जिनमें कभी कभी कुछ सवालों को, हालांकि वो सवाल एक इंटीग्रेटेड बड़े इंटरव्यू का हिस्सा होते हैं, कई बार बहुत छोटी छोटी रील्स में लोग उन्हें चला देते हैं, जिनके आधार पर ऐसा लगता है कि मानो बहुत ही हैरतअंगेज सवाल वहाँ पूछे जाते हैं। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। पूरे इंटरव्यू में 1 या 2 सवाल ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आप ऊटपटांग कह सकते हैं, जिन्हें आप उन स्थितियों से कटा हुआ मान सकते हैं, और उनका भी उद्देश्य होता है। सामान्यतः उद्देश्य होता है कि आप एक कैंडिडेट ऐसी स्थिति में क्या प्रतिक्रिया करता है। लेकिन यदि कैंडिडेट केवल इन्हीं सवालों की तैयारी के हिसाब से इंटरव्यू देने जाएगा तो उसे बहुत ही अफसोस होगा, क्योंकि अंदर जाकर जो देखा जाएगा सबसे ज़्यादा वो तो आपके विश्लेषण क्षमता, आपकी निर्णय लेने की क्षमता, अलग अलग दिए गए तथ्यों के बीच में आपस में संबंध देख सकने की क्षमता, इन्हें विशेष तौर पर देखा जाता है, न कि ये पूछा जाना कि अंडा फेंका जाएगा तो फर्श टूटेगा या नहीं। यही मेरी चीट शीट में भी यही सवाल था। सवाल ये कि मतलब ये रैंडम सवाल हैं जो लोग, हाउ टू ड्रॉप एन एग ऑन फ्लोर विदाउट क्रैकिंग इट। राइट। अब यूपीएससी ये पूछेगा क्या? सामान्यतः नहीं पूछेगा, आप मान सकते हैं कि ऐसा सामान्यतः कभी भी नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी कुछ कैंडिडेट जो शुरुआती इंटरव्यू में ऐसे प्रदर्शन करते हैं जिनसे लगता है कि कैंडिडेट नर्वस हो रहा है, कैंडिडेट जो है सामान्यतः जानकारी वाले सवालों का सही उत्तर नहीं दे रहा, तब कभी कभी कोई बोर्ड मेंबर मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए एक आध ऐसा सवाल पूछ सकता है जिसे आप जैसे चुटकुलों में हम जिन्हें पंच कहते हैं, उस किस्म के सवाल कभी कभी पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये एक सामान्य स्थिति नहीं है और इनकी तैयारी इंटरव्यू की तैयारी का हिस्सा नहीं होता। जी। इसके कुछ और उदाहरण भी हैं। ये मैं अच्छा होगा ये अगर झूठी निकले। वाई के अगर 8 बेटे हैं, उनकी एक एक बहन है, तो वाई के कुल कितने बच्चे हैं?
नहीं नहीं, आप एकदम तयशुदा तौर पे मान सकते हैं कि यूपीएससी इंटरव्यू में ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। यद्यपि ये सवाल, चूंकि मैं इंटरव्यूज़ की दुनिया में अदरवाइज भी जुड़ा रहा हूँ, ये सवाल कभी कभी कॉर्पोरेट के इंटरव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। कॉर्पोरेट, क्योंकि एचआर के लोग, माफ़ कीजिएगा अगर आपके यहाँ भी एचआर के लोग सुन रहे हो, लेकिन एचआर के लोग कोई बहुत दीक्षित लोग इस मामले में कई बार नहीं होते हैं, और वहाँ कभी कभी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी, मतलब क्योंकि जानना लोगों के लिए ज़रूरी है कि भाई ये नहीं पढ़ाया जाता यूपीएससी में, नहीं पूछा जाता ये। अच्छा, ये एक सवाल है कि इंग्लिश का वो कौन सा शब्द है जो हमेशा रॉन्ग पढ़ा जाता है? बताइए। वैसे तो रॉन्ग पढ़ा जाएगा, WRONG, लेकिन ये सवाल भी नहीं पूछा जाएगा। अच्छा सर, कई सवाल ऐसे आए, एक स्टूडेंट ने लिखा कि क्या इंटरव्यू में झूठ बोल सकते हैं? ये दिस इज़ समथिंग आई टेक इट वेरी सीरियसली। मैं पिछले 20 साल से ये लगातार सलाह देता रहा हूँ और मैं फिर से दे रहा हूँ। देखिए, आप जब भी किसी साक्षात्कार में कोई भी झूठ इस्तेमाल करते हैं, चाहे ये आपके जीवन के विषय में हो या फिर सिर्फ इतनी सी बात हो कि आप कोई प्रश्न पूछा गया और आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता था और आप तुक्के से, अनुमान से उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, ये भी एक किस्म का झूठ है। क्यों? क्योंकि आप दावा कर रहे हैं कि आपके पास उत्तर है, जबकि सच्चाई है कि आपके पास उत्तर नहीं है जी। मेरा मानना है कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, और इसके बिल्कुल साफ वजह है। वजह सिर्फ इतनी है कि ये आपका ज्ञान का परीक्षण नहीं है, ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। और जैसे ही आप झूठ को आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करने का एक उपकरण प्रदर्शित करते हैं, तुरंत दरअसल आप अपनी इंटीग्रिटी पर सवाल उठाते हैं। और इंटीग्रिटी इज समथिंग, ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है, सत्यनिष्ठा एक ऐसी चीज़ है जो बाकायदा यूपीएससी, सरकार और राष्ट्र, आपको मालूम है कि देश के संविधान सत्यनिष्ठा की शपथ की बात करता है। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप ये संकेत दे रहे हैं कि आपके अंदर ये सत्यनिष्ठा नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप स्वयं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए मैं तो सभी प्रतियोगियों को हमेशा ये सलाह देता हूँ कि सच बोलिए। आपको जो आता है उसके बारे में हाँ उत्तर दीजिए, जो नहीं आता उसका उत्तर मत दीजिए। कह दीजिए मुझे याद नहीं आ रहा, और इस बात से आमतौर पर इंटरव्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। और यही मेरा सवाल भी था अगला कि सच्चाई, मतलब कहने में, सुनने में अच्छा लगता है कि सच बोलना चाहिए, लेकिन जब आपके सामने 6-7 पैनलिस्ट बैठे हों, सीनियर लोग बैठे हों, और वहाँ पर कई बार आपके ऊपर एक बाउंसर आ जाए, ऐसा सवाल आ जाए कि आपको लगे कि यहाँ तो मुझे पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए या फिर ये बोल दूँ जो मेरे असली में मन में है, तो वहाँ क्या करें फिर? देखिए, ये सच्चाई और झूठ से थोड़ी सी भिन्न बात है। जब आप कहते हैं, मसलन आपके मन में एक राय है, जो राय सुचिंतित भी हो सकती है और जो राय अनुमान से बन गई राय भी हो सकती है, और बोर्ड ने आपसे ऐसा कोई सवाल पूछ लिया जिस सवाल में आपको उस राय को व्यक्त करना है, वहाँ पर हम लोग सामान्यतः सलाह देते हैं कि बैलेंस ऑफ जजमेंट रखिए। आप अपनी राय देना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस राय का जो दूसरा पक्ष है उसे, और यदि संभव हो तो उसे पहले सामने रख दीजिए, फिर उसके बाद अपनी राय देते हुए अपना निष्कर्ष दीजिए। तब ये माना जाएगा कि ये एक ऐसा नौकरशाह, एक ऐसा अफसर बनने के लिए तैयार व्यक्ति है जो एक बात के विभिन्न पक्षों को देख सकता है, यद्यपि उसकी अपनी स्पष्ट राय भी है जो किसी भी नागरिक की होनी चाहिए। जी सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, डैफ, आप अपना जो डैफ सबमिट करते हैं, क्योंकि वहीं से जुड़े हुए सवाल जो हैं, पूरा जिसे लोग इंटेरोगेशन कह देते हैं कि काफ़ी पड़ताल जो है वहाँ से शुरू हो जाती है। ऐसा होता है कि जो डैफ में एक एक चीज़ आप लिखते हैं, या आपके स्कूल का नाम जो आपने कई साल पहले पास किया होगा, ये सब भी आपसे, मतलब पूरी उसकी हिस्ट्री ट्रैक डाउन कर लेते हैं? एग्जैक्टली, ये तो है। डैफ का मतलब है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, और अगर आप उस इंटरव्यू को देखें तो उस इंटरव्यू का सिलेबस, हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि सिलेबस दरअसल आपका डैफ ही आपका सिलेबस है। आपने पहले कुछ जानकारियाँ घोषित की हैं और उन जानकारियों को जाहिर है कि बोर्ड को दिया गया है, और बोर्ड उसके आधार पर रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ या समसामयिक चीज़ों के साथ उन्हें जोड़कर आपसे सवाल पूछ रहा है, जो जिसका उनको बिल्कुल हक है। यहाँ पे कई रोचक चीज़ें होती हैं। कभी कभी डैफ में कैसी गलतियाँ होती हैं इसका अनुमान लगाइए। मैं नाम नहीं लूँगा परीक्षार्थी का, लेकिन अभी हाल के कैंडिडेट इंटरव्यूज़ में, यूपीएससी इंटरव्यूज़ में हमारे पास एक डैफ आता है, और डैफ जैसा का है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है। उसमें ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी ये तक लिखते हैं कि उनके कितने भाई बहन हैं, कितनी आमदनी है। ऐसे एक कैंडिडेट ने अपना पूरा डिटेल दिया, और रोचक बात थी कि उनके 2 भाइयों के बीच का अंतर मात्र 5 महीने का था। अब आप समझ सकते हैं कि हम जैसे बोर्ड मेंबर के लिए बड़ा रोचक सवाल था कि ऐसा कैसे हुआ। हम लोग जो कल्पनाएं कर रहे थे बोर्ड मेंबर होने के नाते, जब हम लोगों ने आपस में डिस्कस करना शुरू हुआ कैंडिडेट के आने से पहले, ये कैसे संभव है? जरूर है, संभव है उनके पिता ने 2 विवाह किए हों,
वरना 2 संतानों के बीच 5 महीने का अंतर कैसे हो सकता है, या इसी किस्म की बातें। बाद में जब हम लोगों ने फीडबैक के दौरान उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि इनमें से एक भाई की डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी गई है। अब ये लगातार उसी हिसाब से चल रही है। अब आप समझ सकते हैं कि ये वो छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिनकी जानकारी दरअसल बोर्ड के पास है। यदि बोर्ड के पास है तो बोर्ड इसके आधार पर, जैसे हम लोगों ने सवाल पूछा कि तो इंटीग्रिटी का सवाल, आपके परिवार ने कभी इसे ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की? तो होती हैं कई रोचक चीज़ें डैफ में मिलती हैं। सर एक सवाल ये भी, क्योंकि आप जो 2 दशक से आपका एक्सपीरियंस रहा है, स्टूडेंट्स को आप गाइड करते हैं, तो या आप जब स्टूडेंट से मिलते हैं तो क्या एक नज़र में आपको देख के कई स्टूडेंट्स को लेकर लग जाता है कि ये तो सिलेक्ट होने वाला है? देखिए, ये ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड वाला मामला है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमें सभी विद्यार्थियों के बारे में ऐसा पता लग जाता है, लेकिन शुरुआती 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर हमें विद्यार्थी की, जिसे हम पोटेंशियल कहते हैं, उसका अनुमान हो जाता है। और मेरी एक बोर्ड मेंबर होने के नाते जो नज़र रहती है वो 2 चीज़ों पर रहती है। पहली बात तो मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि उसकी करंट परफॉर्मेंस और उसकी पोटेंशियल के बीच कितना अंतर है, क्योंकि ये मेरा काम है कि उसकी पोटेंशियल के निकटतम में उसे ले जाने में मदद करूँ। ये है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वहाँ भी बोर्ड को लगभग देखते ही अनुमान हो जाता है। इसलिए आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा एवरेज मार्किंग भी होती है। 140 से 150, 55, 160 के बीच में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट देखने को मिलते हैं। 165 से ऊपर कम होने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद हम पाते हैं कि 200 के ऊपर तो बहुत ही कम होते हैं। तो बोर्ड को भी अनुमान तो रहता है जी, एक अनुमान रहता है कि, लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी फर्स्ट रैंक आएगी या आ सकती है या टॉप 10 रैंकर्स में। ये तो इसलिए भी संभव नहीं है कि हमें ये नहीं पता कि उसके मेंस में नंबर कितने हैं। और यहाँ ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि सभी कैंडिडेट्स या आपके दर्शक समझें इस बात को, कि इंटरव्यू का वेटेज केवल 275 अंक है। यानी अगर आपने मेंस में बहुत अच्छा किया है तो आपको इंटरव्यू की कॉल हो गई है। इंटरव्यू जिस चीज़ पर में अंतर डालता है वो आपकी रैंकिंग है, ना कि आपके सिलेक्शन है। सिलेक्शन में ज़्यादा जो अनुपातिक प्रभाव है वो आपके मेंस की परीक्षा का है। इंटरव्यू से फ़र्क ये होता है कि अगर आपने इंटरव्यू अच्छा दिया तो संभव है कि आप टॉप 10 में चले जाएं। अगर आपका इंटरव्यू औसत रहा तब भी हो सकता है कि आपका चयन हो जाए, यदि भी हो सकता है आपको सर्विस थोड़ी ऐसी मिले जो आपकी वरीयता सूची में नीचे थी। जी, अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके सामने आते हैं, आप उन्हें गाइड करते हैं, कई बार आप बताते हैं उन्हें, क्योंकि मैंने आपकी जो वीडियोस देखी हैं उसमें मैंने देखा है कई बार आप कहते हैं कि कोट ऐसे नहीं, ऐसे पहन लेना चाहिए, या आप अगर इस तरह बैठते तो सहज लगता ज़्यादा। ये निधि एक महत्वपूर्ण पक्ष है। देखिए, हम लोग अंततः क्या कर रहे हैं, जब हम पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं किसी का भी, तो हम एक कम्युनिकेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप खुद कम्युनिकेशन प्रैक्टिशनर हैं, आप समझ सकती हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण होता है कि आपका केवल वर्बल ही नहीं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी दरअसल कम्युनिकेट कर रहा होता है। हम लोग आए तो आपने बताया कि कैसे बैठना है, ठीक ऐसे ही हम लोग भी बताते हैं अपने परीक्षार्थियों को कि कैसे बैठना है, इससे फ़र्क पड़ता है। क्या क्या पहनना है, इससे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन यह आपके व्यक्तित्व का एक आंशिक पक्ष है, जिसका मतलब है कि आपका वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों जांचा जाएगा। ये कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में हम सलाहें देते हैं। अगर परीक्षार्थी को वे जचती हैं तो वे उन पर अमल भी करते हैं। उसके अलावा आई कांटेक्ट की अगर बात करें, क्योंकि मैंने आपको ये भी कहते हुए सुना था कि जब आप कुछ कोई जवाब आप सोच रहे हैं तो ऊपर ना देखें, आप नीचे देखें। देखिए, ये स्कूल ऑफ थॉट वाला इशू है। हो सकता है कि मेरे अलावा कोई बोर्ड मेंबर होगा तो वो इससे भिन्न राय भी दे सकता है, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है, और ये साइकोलॉजी में बार बार पढ़ाया भी जाता है, कि जब आप किसी इस तरह के कम्युनिकेशन में किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट, अगर आप बात कर रहे व्यक्ति की आंखों में देख पा रहे हैं, उसके चेहरे पर देख पा रहे हैं, तो ट्रस्ट बिल्डिंग सबसे अच्छी होती है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आम तौर पर एक दूसरे पर विश्वास जमने में समय लगता है। इसी तरह से जैसा आपने कहा कि मान लीजिए आपसे कोई सवाल पूछा गया और आपको उसके बारे में सोचना है, और आप अपने बोर्ड मेंबर जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी आंखों में देखकर नहीं सोच पा रहे हैं, तो आपको आई कांटेक्ट तोड़ना पड़ेगा। इसे तोड़ने के लिए क्या तरीका है? हम लोग सलाह देते हैं कि नीचे की तरफ देखें, थोड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तथ्यों को। मान लीजिए मैं ऊपर देखकर इस समय बोलूं इस सवाल को, तो आप समझ सकते हैं, पता नहीं आपका कैमरा इसे देख पाएगा या नहीं, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे कि मैं फ्रेज कर रहा हूँ, मैं कुछ नकली तौर पर बना रहा हूँ, ऐसा अनुमान होगा। मैं ये नहीं कह रहा अनिवार्यतः ऐसा होगा, लेकिन सलाह इसीलिए दी जाती है कि अगर आप नीचे देखकर सोचेंगे तो शायद बेहतर है। अच्छा, एक सवाल कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि पॉलिटिकली करेक्ट
होना चाहते हैं कई बार, और हम कितना ही नकार लें लेकिन सिलेक्शन होगा, ये दिमाग में थॉट रहता है, और उसके लिए लगता है कि अगर छोटा सा झूठ किसी अच्छे के लिए बोल दिया जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ ये अप्लाई नहीं होता। देखिए, फिर से एक मुश्किल सवाल है। सवाल ये है कि अगर क्या इसी वजह से बोर्ड में अक्सर शुद्ध राजनीतिक सवालों से बचा जाता है, लेकिन यदि सवाल अन्य अर्ध राजनीतिक, सामाजिक राजनीतिक किस्म के हैं, तब आपकी संवेदनशीलता, आपकी समझ मैटर करेगी। मसलन मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक समुदाय से आया हुआ कैंडिडेट है, जिसके बारे में बोर्ड को पता है कि वो अल्पसंख्यक समुदाय से, तो संभव है कि वे कुछ सवाल इस तरीके के पूछते हैं। या मान लीजिए कोई महिला परीक्षार्थी हैं, उनसे अक्सर जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर सवाल इसलिए पूछ दिए जाते हैं, और वहाँ ये बात मैटर करती है कि आप उस इंटेग्रिटी के साथ उत्तर दे पा रही हैं या नहीं। और अगर आप इसे अवॉइड करती हैं, उसे जानबूझकर बचाती हैं, आपको ये भी समझना है कि जब आप जानबूझकर किसी तथ्य को छिपा रहे होते हैं, तो आपके शरीर के कई सारे घटक इस बात की बाकायदा घोषणा कर रहे होते हैं, और किसी अनुभवी बोर्ड मेंबर के लिए उन्हें देखना बहुत आसान है कि ये आप सच बोल रहे हैं या आप ये कंस्ट्रक्टेड चीज़ बोल रहे हैं। क्योंकि जब आप सच बोलते हैं तो दिल से बोली हुई आवाज़ की फ्रीक्वेंसी भी अलग होती है, और उसका कम्युनिकेशन भी अलग होता है। और अगर आप इतने ही माहिर झूठ बोलने वाले हैं, जो आप ऐसा झूठ बोल सकते हैं जो कोई ना पकड़ पाए, तब काहे नौकरी में आ रहे हैं सरकारी? ये तो आप तो जाके बैंक में जाइए, मेहुल चौकसी बनिए। अच्छा, एक मेरा सवाल बीच में वहाँ रह गया। सवाल ये कि कंट्रोवर्शियल जब आपसे बातें पूछी जाती हैं, हालांकि आपने कहा कि राजनीतिक थोड़ा अवॉइड किया जाता है, लेकिन जब कंट्रोवर्शियल सवाल पूछे जाते हैं, हो सकता है कि कोई पिछले सालों में कोई ऐसे प्रोटेस्ट हुए हों, सरकार विरोधी कुछ प्रोटेस्ट किए हों किसी ने, या CA-NRC का जैसे मुद्दा था, तो कभी ऐसे सवाल पूछे जाएं तो फैक्चुअल तो सबको पता है कि क्या हुआ क्या नहीं, उस पर आपका जब अप्रोच और ओपिनियन पूछा जाता है तब आप उसमें कैसे जवाब दें? देखिए, हम लोग तो इसका बहुत आसान सा उत्तर विद्यार्थियों को समझाते हैं, और वह उत्तर ये है कि देश में एक खूबसूरत किताब लिखी गई है। उस किताब का नाम संविधान है, और आप उस संविधान के पीछे छुपकर सामान्य चीज़ें बोल सकते हैं। उसमें आपको ये नहीं माना जाएगा कि आप कोई राष्ट्र विरोधी या कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो कि अस्वीकार्य है। तो आप अक्सर कह सकते हैं कि संविधान सबसे महत्वपूर्ण है, और देश के अलग इंस्टीट्यूशन जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या इसी से जुड़े हुए अन्य इंस्टीट्यूशंस वो इम्पॉर्टेंट है। आमतौर पर कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि इनको कभी भी न नकारें, ऐसा कुछ न कहें जो संविधान विरोधी हो। ऐसा तो आप कह सकते हैं कि एक फैसला लिया गया, ये दूसरी तरह से लिया जा सकता था। यहाँ पे भाषा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको अपनी भाषा जरूर ऐसी रखनी पड़ती है जिससे ये ना लगे कि आप किसी पार्टी का, किसी सरकार विशेष का, किसी नेता विशेष का विरोध कर रहे हैं। ऐसा लगे कि आप उन इंस्टीट्यूशन के पक्ष में खड़े हैं जिन इंस्टीट्यूशन को हम सभी रैलिश करते हैं। जी। अच्छा, अब इंटरव्यू की क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं, इंटरव्यू में जब एक कैंडिडेट आता है तो क्या उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्माइल वो सबको पास करे, हर पैनलिस्ट को? फॉर एग्जाम्पल मैं ही, आप समझ लीजिए मैं एक कैंडिडेट हूँ, तो आई शुड बी लुकिंग टुवर्ड्स ऑल द, नॉट जस्ट जो सामने बैठा है। फिर से स्कूल ऑफ थॉट का सवाल है। कुछ ऐसे मार्गदर्शक हैं जिनका मानना है कि यदि आप 6 मेंबर्स के बोर्ड के सामने बैठे हैं तो आपको 6 के 6 लोगों को देखना चाहिए। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ इस इंटरव्यू के दौरान, वो ये है कि सहज मनुष्य सबसे अच्छा मनुष्य होता है। और सहजता क्या मांग करती है? सहजता बहुत आसानी से बताती है कि हम सामान्यतः जिससे बात करते हैं उसकी तरफ देखते हैं, उस संभव हो तो उसकी आंखों में देखते हैं। यही मनुष्य के संप्रेषण का आदिकाल से तरीका रहा है। मैं हमेशा यही सलाह देता हूँ। हाँ, यह बिल्कुल सही है कि जब आप प्रवेश कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर से शिष्टाचार की मांग ये है कि आप सब लोगों का अभिवादन करें। आप पहले चेयरमैन को, यदि विमेन मेंबर्स हैं तो उनको, और फिर बचे हुए सदस्यों को एक एक करके ग्रीट करें, और उसके बाद ये उम्मीद करें कि वो आपसे कहेंगे कि बैठ जाएं, और फिर वो आपको सहज करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपके बैठते ही आप पर वो ताबड़तोड़ सवाल उठा लें, वो आपको सहज करेंगे। कभी कभी तो आपसे चाय कॉफ़ी पूछेंगे, पानी पूछेंगे। फिर जब आप उन्हें सहज दिखाई देंगे फिर आपसे बातचीत शुरू करेंगे। और ऐसा भी ना हो कि आप सबको स्माइल देने के चक्कर में आई कॉन्टैक्ट घूर जाएं उनको। ये तो लगातार बचने की चीज़ है। आप सोच के देखिए कि हम लगातार चारों तरफ ऐसे देख रहे होंगे तो जिससे हम बात कर रहे हैं उसका कोई भरोसा मुझ पे नहीं जमेगा, क्योंकि मैं उसकी आंखों की तरफ नहीं देख रहा हूँ।
और ये साधारण सी बात है, किसी भी कम्युनिकेशन उसमें बताई जाती है कि सामान्यतः एक व्यक्ति की तरफ देखना है, यद्यपि जैसा आपने कहा कि वो देखना है, वो घूरना नहीं होना चाहिए। और ये तो खैर किसी भी कम्युनिकेशन में कोई व्यक्ति ध्यान रखेगा कि आप लगातार विनम्र दिखाई देने चाहिए। ये बराबर का कम्युनिकेशन अनफॉर्चुनेटली नहीं है। या आप अपने दोस्त से बात नहीं कर रहे हैं जिसमें दोनों का रुतबा, दोनों की हैसियत, दोनों की स्थिति समान है। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें बोर्ड मेंबर्स की स्थिति बोर्ड मेंबर्स वाली है और कैंडिडेट की स्थिति कैंडिडेट वाली है। और जब एक मतलब डोरपर हाउस के अंदर एक कैंडिडेट आता है, जब उसके बाद जब उसका नंबर आता है, बिल्कुल वो इंटेरोगेशन रूम जिसको कह दिया गया है नहीं, ऐसा है कुछ भी नहीं, लेकिन वहाँ जब जाता है तो एंटर कैसे किया जाए? क्योंकि हो सकता है कि नॉट एवरीवन इज अ बेस्ट हैज़ द बेस्ट कम्युनिकेशन और हर किसी को बिल्कुल A1 एटिकेट हो या पूछने का एकदम A1 तरीका हो, ज़रूरी नहीं है। निधि, ये बात तो सही है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही तरीके से विवादन करेंगे, घुसेंगे, उनकी उनकी तैयारी एक जैसी होगी। लेकिन अपने अपने तरीके से जो एक साधारण सी बात है कि आप में वह विनम्रता और शिष्टाचार दिखाई देना चाहिए। आप उसकी तैयारी भी कर सकते हैं इंटरव्यू के दौरान, या फिर आप दूसरे जैसे आप तो हज़ारों इंटरव्यूज़ अवेलेबल हैं, उन्हें देखकर भी सीख सकते हैं। वो एक तरीका है जो मैं तो सलाह दूंगा कि सीख कर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाकर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अशिष्ट दिखाई दें। ये एक प्रिय स्थिति नहीं होगी। अब ये भी सवाल यहाँ पे ज़रूरी है, कई स्टूडेंट्स जो है आपको देखते हैं, सोचते हैं कि आप क्या उनमें देखते हैं, कैसे मूल्यांकन करते हैं, कैसे उनको एनालाइज करते हैं उनकी पर्सनालिटी को, क्योंकि अंत में पर्सनालिटी टेस्ट ही है। जी निधि, देखिए यूँ ये एक स्टाइल का प्रश्न है, अलग अलग लोग शायद अलग अलग तरीके से करते होंगे। मैंने जो तरीका हासिल किया है वो ये है कि मैं कैंडिडेट को एक स्टोरी की तरह देखता हूँ। आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, आप जानते हैं कि यहाँ सब कुछ स्टोरी होता है, न्यूज़ भी स्टोरी होती है, सैडनेस भी स्टोरी होती है। मेरे लिए कैंडिडेट एक स्टोरी है, और डैफ जो है वो उसकी अब तक की जीवन कथा है। उसमें जो जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं वो उस डैफ में निश्चित तौर पर दर्ज है। वही ये बताते हैं कि संकट के समय में कैंडिडेट कैसा व्यवहार करता होगा, परेशानी के समय कैसा करता है, प्रसन्नता के समय कैसा करता है। मैं उन मोड़ों को पहचानने की कोशिश करता हूँ, फिर उनके आधार पर ऐसे सवाल बनाने की कोशिश करते हैं, जाहिर है कि समसामयिक चीज़ों से जोड़कर, जिनसे कैंडिडेट ये बता सके कि दरअसल वह विशिष्ट स्थितियों को कैसे हैंडल करता है। अंततः एक अधिकारी को यही करना है। दूसरी चीज़, मैं स्वाभाविक तौर पर कैंडिडेट में ये देखने की कोशिश करता हूँ कि उसके व्यक्तित्व में संवेदनशीलता का स्तर कैसे, वह स्त्रियों को लेकर, दलितों को लेकर, वंचितों को लेकर, ट्रांसजेंडर्स को लेकर, जिन्हें भी हम मार्जिनलाइज सेक्शंस कहते हैं, उन्हें लेकर उसकी संवेदनशीलता का स्तर क्या है, क्योंकि मेरे हिसाब से एक अधिकारी के अंदर ये एक अनिवार्य गुण है जो होना चाहिए। तीसरी चीज़ जाहिर है कि उसमें विश्लेषण की क्षमता कैसी है। ऐसा हम आमतौर पर उनके सामने जब कोई सिचुएशन रखते हैं तो निकल कर आती है। दूसरी, इंटरसेक्शंस को समझ सकना। कैंडिडेट एक से ज़्यादा चीज़ों के बीच जब एक से ज़्यादा चीज़ें किसी बिंदु पर काटती हैं, मान लीजिए कोई विद्यार्थी बिहार से आ रहा है और मान लेते हैं कि वो IIT का विद्यार्थी है, तो IIT मान लीजिए किसी दूसरे राज्य की IIT से उसने किया है, तो स्वाभाविक तौर पर सवाल बनता है कि बिहार में अच्छे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो एक से ज़्यादा बिंदु को जोड़ रहा है, उस पर सवाल बनते हैं। ऐसे वो बिंदु हैं जहाँ पर मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति के लिए अपने व्यक्तित्व को मास्क कर पाना मुश्किल होता है, और यही वह मौका है, जैसे ही नकाब हटता है आप दरअसल व्यक्तित्व को देख पाते हैं। जी, क्योंकि व्यक्तित्व की यहाँ बात हो रही है। अगर मान लीजिए मैं ही एक कैंडिडेट हूँ, आपको तो आदत है इस पर और उस पर कैंडिडेट की, क्या सवाल अब दागेंगे मुझ पर? रहने दीजिए, काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए इस समय ऐसे सवालों को सोच पाना। लेकिन निश्चित तौर पर यदि मान लीजिए आपका डैफ मेरे पास है और मैं आपको एक ऐसे कैंडिडेट के तौर पर देख रहा हूँ जिस कैंडिडेट ने अब तक अपनी कुछ शिक्षा दीक्षा हासिल की है और उसके आधार पर वह इस पोजीशन पर आई है, तो आपके उन चीज़ों से जुड़े हुए सवाल मैं स्वाभाविक तौर पर पूछना चाहूँगा। मैं अगर मान लीजिए मुझे इस समय आपसे कोई सवाल पूछना हो तो मैं आपकी जो मीडिया की पढ़ाई लिखाई है उससे जुड़े और संवेदनशीलता के सवालों पर देखना चाहूँगा। मसलन किसी भी पत्रकार से, आप तो चूँकि पत्रकार हैं, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि कब वे प्रतिष्ठानों के सामने खड़े हो पाए, चाहे वे प्रतिष्ठान सरकारी प्रतिष्ठान हो, चाहे वे प्रतिष्ठान उनके अपने मीडिया प्रतिष्ठान हो। यदि उनके जीवन में वो 1-2-4 बार ऐसा कर पाए हैं तो वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो काम में व्यक्तित्व है। बाकी तो
सब प्रभाव में बहने वाली। ये तो आपने इजी एक एग्जांपल दिया, मैं कुछ डिफिकल्ट एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन मैं उसको कोई सेंसर अंडे कर वाला देती सवाल? मैं सेंसर कर देती हूँ। कौन सा? अंडे वाला सवाल जैसा मुश्किल सवाल नहीं पूछ रहे सर, हैं। नहीं सर। वो तो हमने बता ही दिया कि ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता यूपीएससी में। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि हम बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, अब हम आते हैं इस एस्पेक्ट पर जिस पर हमने पहले भी बात की कि सवालों, क्वेश्चन स्पेसिफिक अगर हम बात करें, किस तरह के सवाल, जैसे हमने कहा डैफ तो है ही जिसके आधार पर आपसे कई सवाल पूछे जाते हैं, इसके अलावा देश दुनिया से जुड़े हुए जो सवाल होते हैं, जैसे कई जो ऑफिसर्स, कैंडिडेट्स जो है जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जैसे हाल ही में रशिया यूक्रेन, इस तरह के मुद्दों पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो उसमें आप किस तरह आपको आंसर करना चाहिए टू द पॉइंट? देखिए, आपने खुद ही उत्तर दिया इसका, इस कैसे उत्तर करना चाहिए टू द पॉइंट। देखिए, जब हम अंतर्राष्ट्रीय पटल के सवाल, आर्थिक पटल के सवाल, या फिर राज्य व्यवस्था के सैद्धांतिक सवाल, इस किस्म के क्षेत्र में जब हम सवाल पूछते हैं, तब हमारी अपेक्षा ये होती है कि कैंडिडेट इन मुद्दों पर स्पष्टता से राय रख सकता है कि नहीं। और स्पष्टता कैसे आएगी? जब व्यक्ति टू द पॉइंट बात कर सके, जब उसके ऐतिहासिक, वर्तमान और उसके पड़ने वाले प्रभावों पर उसके पास बिल्कुल स्पष्ट राय हो। जब आप इसमें जलेबियां बनाने लगते हैं, तब समझ में आता है कि कैंडिडेट के अंदर वैचारिक स्पष्टता अभी नहीं है। तो मेरा उत्तर तो, मेरी सलाह तो हमेशा रहती है कि टू द पॉइंट, यदि संभव हो तो 1, 2, 3 में स्ट्रक्चर करके भी आप उत्तर दे सकते हैं। जी। और एक जो परसेप्शन लोगों की ये भी रहती है कि सिर्फ जो अच्छा इंग्लिश बोल पाते हैं या जो अच्छे वेल ऑफ अर्बन एरियाज से, अर्बन सोसाइटीज से आते हैं, वो ही इसमें मतलब ओनली दे कैन गो थ्रू दिस। वेल निधि, ये सवाल न तो मुझसे है ना धौलपुर हाउस से है। ये सवाल मेरे ख्याल से पूरी की पूरी संरचना से है, क्योंकि ये बात तो सच्चाई है कि अगर आप चयनित लोगों के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को देखें जी। तो बहुत सारी देश की अन्य परीक्षाओं की तरह सिविल सेवा में भी ऐसे लोगों की संख्या आनुपातिक तौर पर बहुत कम है जो कि वंचित स्थितियों से आए। ये तो तय मानना पड़ेगा। क्या इसकी वजह हिंदी अंग्रेजी है? ये बात हम उतने दावे से नहीं कह सकते, क्योंकि सच्चाई ये है कि हिंदी के साक्षात्कार में भी, हिंदी माध्यम से दिए गए साक्षात्कार में भी लगभग वही औसत अंक आते हैं जो कि अंग्रेजी के साक्षात्कार में आती हैं। ये अलग बात है कि एकदम 200 से ऊपर वाले इंटरव्यूज़ हमारे पास इतिहास में बहुत कम हैं जो हिंदी माध्यम से आए हों। लेकिन इसकी वजह शायद केवल अंग्रेजी नहीं है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा हिंदी और अंग्रेजी केवल भाषाएं नहीं हैं, वो सामाजिक आर्थिक स्थितियों का भी एक कैनन है। इस वजह से चूंकि आपके अब तक के अनुभव विशद थे, चूंकि अब तक की आपकी ऐसी स्थितियां थी जिन स्थितियों में ये संभव हो पाया आपके लिए कि आप ऐसा व्यक्तित्व बना पाएँ जो व्यक्तित्व ज़्यादा सूटेबल था, तो कुल मिला के ये सिस्टमिक सवाल ज़्यादा है। लेकिन हाँ, ये अंतर थोड़ा बहुत दिखाई तो देता है। जी। अच्छा, एक क्योंकि मुझे बार बार इंटरेस्टिंग लगता है आपका जो आप काम करते हैं उस पार जब स्टूडेंट से आप सवाल करते हैं, तो ऐसे कौन से सवाल हैं जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं? ऐसे वो कौन से, मतलब आपके जाल में कितने स्टूडेंट फंसे, कौन से सवाल में फंसे? देखिए, कई बार बोर्ड के इधर भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज चलती हैं, लेकिन फ़िलहाल सबसे आसान तरीका तो ये है कि जब आप किसी कैंडिडेट को देखते हैं, मेरे लिए जिस कैंडिडेट, उसकी पृष्ठभूमि से अगर आप एकदम फंडामेंटल सवाल पूछें, तब कई बार आप अच्छे कैंडिडेट्स को लड़खड़ाते हुए पाएंगे। किसी आईआईटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी से आप बेसिक सा सवाल पूछ लीजिए फैराडेज लॉ पर, आपको हैरानी होगी कि देश के 80% इंजीनियर्स उन सवालों का उत्तर नहीं दे पाते। या जैसे मेरा एक प्रिय सवाल है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके आए हुए व्यक्ति से पूछता हूँ कि बताइए ऑसिलोस्कोप पर कौन कौन से टर्मिनल होते हैं। ऑसिलोस्कोप एक इक्विपमेंट है जिसका इस्तेमाल लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में किया जाता है वेव फॉर्म्स को देखने के लिए। और कैंडिडेट्स या तो चूंकि गंभीर नहीं रहे होते या फिर भूल गए होते हैं, जबकि एकदम बेसिक सी बात होती है। इस कारण वे इस तरह के सवालों में, जिसे आपकी भाषा में कहते हैं, फंस जाते हैं। हालांकि इसका उद्देश्य उन्हें परेशान करना नहीं होता, केवल ये संकेत करना होता है कि वास्तविक इंटरव्यू से पहले अगर वे थोड़ी सी चीज़ों को ब्रश अप कर लेंगे तो फ़ायदा रहेगा। तो इससे निकले कैसे? जैसे अगर कोई ऐसा, जैसे मैंने कहा, बाउंसर सवाल आ जाए। देखिए, सीधी सी बात है, अगर तथ्यात्मक सवाल है तो आप स्वाभाविक तौर पे कह सकते हैं कि मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ, कोई परेशानी नहीं है। दूसरी चीज़, आप इस बात को भी समझिए कि आपका व्यक्तित्व यदि लगातार क्यूरियोसिटी से भरा हुआ, और क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा एक ऐसा सवाल, ऐसा गुण है जिसकी जांच की ही जाती है, अगर उसमें स्वाभाविक तौर पर जिज्ञासा है
तब आपके पास इस तरह के सवालों के सटीक उत्तर होते भी हैं। और मुझे ऐसे कैंडिडेट्स मिले और कई शानदार कैंडिडेट्स मिले हैं जिन्होंने इन प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से आपके पास ये सवाल नहीं आता, तब तो ईमानदारी का तकादा कहता है कि आप मान जाएं कि नहीं आता, फिर उसके बाद जाकर देखें उसे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है, हाल ही में जिन छात्रों ने यूपीएससी किया और उन्हीं में टॉप 10 में एक स्टूडेंट थे जिन्होंने कहा कि इंटरव्यू के एंड में वो पैनलिस्ट को एक रोमांटिक गाना सुना के आ गए। आप इस बात को समझिए कि अगर आप एक कैंडिडेट हैं, आपके सामने बोर्ड है, आप जब बोर्ड के अंदर रूम के अंदर जा रहे हैं, ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटना है आपके लिए। लेकिन उन बोर्ड के लिए आप एक और कैंडिडेट हैं, 1000 कैंडिडेट में आप एक और हैं। तो जो रुचि का स्तर है वो आप दोनों का बराबर नहीं होगा। इसलिए बोर्ड मेंबर्स कई बार बहुत बोर हो जाते हैं, एक ही तरह के कैंडिडेट लगातार है। मान लीजिए आप 8 में से 7वें कैंडिडेट हैं, तो सुबह से वो लगभग 6.5 घंटे से इंटरव्यू ले रहे हैं, 5 घंटे से इंटरव्यू ले रहे हैं, बोर हो रहे हैं। ऐसे में कैंडिडेट बोर्ड कभी कभी इस तरह के चीज़ें, चूँकि आपने रुचि में कहीं लिखा कि आपको गीत गाना पसंद है, आपको गज़लें पसंद है, या आपने लिखा कि आपको इस किस्म की कोई चीज़ें पसंद हैं, तो आपसे कभी कभी 2 पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछी गई हैं और आप सुना पाएँ, शायद आपको एहसास नहीं होगा कि ये कितना बड़ा जैकपॉट है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका इंटरव्यू एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म हो रहा है। जब इंटरव्यू पॉजिटिव नोट पे ख़त्म होता है, जिसके ठीक बाद मूल्यांकन होने वाला है, तो स्वाभाविक है कि संभव है कि केवल इसी शेर से, इसी गज़ल से आपके 15 नंबर, 20 नंबर, जो कि इंटरव्यू यूपीएससी इंटरव्यू में एक बड़ी राशि है, बढ़ गए होंगे। मतलब ऐसी हिमाकत और स्टूडेंट्स को करनी चाहिए जो आगे जाकर, देखिए, अगर आप कहें कि नहीं जी मैं आपको चुटकुला सुनाना चाहता हूँ, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। लेकिन यदि बोर्ड कहे कि क्या आपको चुटकुला आता है और आप चुटकुला सुना पाते हैं, जो चुटकुला अच्छी सिचुएशन के लिए अप्रोप्रिएट होता है, समझिएगा आसान नहीं है। 10 में से 8 कैंडिडेट्स जब हमसे कहते हैं चुटकुला सुनाइए, तो वो कोई चुटकुला नहीं सुना पाते, क्योंकि आमतौर पर इतनी तनाव की स्थिति में चुटकुले सुनाने का किसी को अनुभव ही नहीं होता, और कभी आता भी है तो आप पाएंगे कि वो चुटकुले कभी स्त्री विरोधी होते हैं, कभी दलित विरोधी होते हैं, वो हास्यास्पद होते हैं, जो उस स्थिति में नहीं सुनाए जा सकते। एक तनावपूर्ण औपचारिक स्थिति में सुनाए जा सकने वाले कितने चुटकुले हैं हमारे पास, उनको आप याद कर पाएँ, ये बड़ी बात है। इसी तरह से यही गीत और बाकी चीज़ों पर भी लागू होता है। तो जब कैंडिडेट से कहा जाए तभी सुनाएं, आप जाके ज़बरदस्ती सुनाएंगे तो जाहिर है कि आपको नुकसान होगा। अच्छा, आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे जिसमें कुछ फ़नी हो गया, कुछ स्टूडेंट बहुत हैं, कई बार हम लोगों को एडिट करना पड़ता है, इसलिए सब लोगों के सामने पहुंच नहीं पाता। लेकिन एक जो एडिट नहीं कर पाए थे वो आपको याद होगा, मैं कैंडिडेट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग देखेंगे तो मिल ही जाएगा, जिसमें उनसे चुटकुला सुनाने को कहा गया और उनका चुटकुला, वो उनसे बाद में कहा भी कि भैया क्या कर रहे थे आप, उनके चुटकुले में कोई गाली आती है। अब वो चुटकुला पूरा का पूरा सुनाते हैं और आप समझ सकते हैं कि जब वो रिकॉर्ड हुआ तो उसको बीप करना पड़ा। टीवी में बीप किया जाता है, लेकिन हम लोग जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में, हमें बीप करने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब ही ये था क्योंकि उसको देना भी ज़रूरी था। ऐसी स्थितियाँ बहुत बार होती हैं, वो रोचक भी होती हैं, कई बार त्रासद भी होती हैं। ऐसी अनुभव में हमारे पास ऐसे कई इंटरव्यूज़ होते हैं जिनमें हम जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं, जैसे मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, हर साल 2-3 कैंडिडेट्स के साथ होता है कि कैंडिडेट ब्रेक डाउन कर जाते हैं, वो चेयर पे बैठे हुए रोने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है, और वो इंटरव्यू देने के दौरान इस बात को एहसास करते हैं कि उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं जा रहा है किसी भी वजह से, और वो अचानक रोने लगते हैं या वो कहने लगते हैं कि सर आई एम सॉरी, मुझे इससे अच्छा करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया हूँ। हम लोग उन्हें जाहिर है कि बाद में काउंसलिंग करते हैं, लेकिन ये स्थितियाँ ऐसी हैं जो हम लोगों को भी द्रवित करती हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो टैफ हमें बता रहा होता है कि कितने संघर्ष के बाद ये कैंडिडेट पहुँचा है। ऐसे कैंडिडेट जिनके माता पिता बहुत ही छोटे, आर्थिक रूप से बहुत छोटे कहे जाने वाले काम करते रहे हैं, या उनकी सामाजिक स्थितियां बहुत संकट की रही हैं, और वो यहाँ तक पहुँचे हैं, और उसके बाद उन्हें लग रहा है कि इस एक घटना के कारण हो सकता है उनका सपना पूरा ना हो। ये ऐसी स्थितियां हम लोगों के सामने आती हैं। जी, और जैसे आपने कहा कि कुछ कैंडिडेट होते हैं जो रो देते हैं, या तो ऐसी स्थितियों में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है, मतलब ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा और उस दौरान आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और फिर ये संभव है निधि, और हम लोग जब भी ऐसी कोई घटना होती है, हर साल दो एक स्टूडेंट्स के साथ ऐसा घटना हो जाती है, हम 2 चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों की वजह से ऐसा,
क्योंकि कैंडिडेट ऐसे संकेत पहले से देना शुरू कर देते हैं कि अब उनकी ब्रेकडाउन की स्थिति है। कई बार अनुभवी बोर्ड मेंबर्स इसे देख के अपने इन सवालों को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ताकि कैंडिडेट सहज रहे। लेकिन मान लीजिए सबके बावजूद ऐसा हो गया, और जैसा आपने कहा ये एकदम ह्यूमनली पॉसिबल चीज़ है। रोना कोई अपने आप में एक ऐसी अमानवीय है प्रतिक्रिया नहीं है जिसके लिए किसी को दोषी माना जाए। यद्यपि ये भी सही है कि जब आप अधिकारी बनेंगे तो आपको बहुत प्रेशर सिचुएशंस को सहना पड़ेगा। अगर आप वहाँ रो देंगे तो संभव है कि आपके इकबाल पर असर पड़े, इसलिए अवॉइड की जाने वाली स्थिति है। लेकिन अगर हो ही जाए तो उसको एक घटना मानते हुए इसे छोड़ा जाए और आगे की तरफ चला जाए। अच्छा, एक सवाल ये भी कि कभी, क्योंकि आप इतने इंटरव्यूज़ लेते हैं, कभी आपको लगा कि ये जो कैंडिडेट है ये सिलेक्ट नहीं होगा? ये सॉरी टू ऑल दोस कैंडिडेट्स, बट ये थोड़ा सा एथिकल इशू हम लोगों के लिए हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि हम कैंडिडेट्स को, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि मेरा पहला वाक्य फीडबैक के दौरान होता है कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि आप इस बात को समझिए कि वो एक बड़े प्रोसेस को पार करके आए हैं और उसके एकदम बाद उन्हें एक बहुत तनाव वाला इंटरव्यू देना है। अगर हम उनसे ये कहें कि आप इस लायक नहीं है कि आपका चयन हो, तो जाहिर है कि ये एक हमारा एक नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड होगा, एथिकली भी ठीक नहीं होगा। तो हम ऐसा ना तो कभी कहते हैं और ना ही कभी किसी भी तरीके से व्यक्त करते हैं। लेकिन ये बात सच है, जब कैंडिडेट चला जाता है तो बोर्ड आपस में बात करते समय कभी कभी ये सलाह अब ये मान कर चलते हैं कि भाई इस कैंडिडेट में अभी काफ़ी कमियां हैं और शायद इस बार इसका चयन नहीं हो पाएगा। तो कभी कभी हम लोगों को पता होता है, लेकिन इस बात को कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता कि अभी नहीं जाना चाहिए, अनएथिकल है। जी। और कुछ ऐसी एक दो बातें जो बिल्कुल डील ब्रेकर है एक इंटरव्यू के लिए? यस, देयर आर सेवरल। वन इज़ कि अगर आप एक इंटरव्यू में हैं और कभी भी इंटरव्यू बोर्ड मेंबर पर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका बैकग्राउंड, आप किसी बड़े कॉर्पोरेट से आए, ऐसे कैंडिडेट आजकल बहुत आने लगे हैं जो 15 लाख की सैलरी पहले से ले रहे थे, अब इंटरव्यू देने आ गए और वाकई उन्होंने मेंस भी क्लियर किया है। लेकिन अगर मान लीजिए आप कभी डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं तो ये कम्युनिकेशन में एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जिसमें ऐसा लगता है कि ये तो आपको कतई नहीं करना चाहिए, ये तो आपको कतई नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से कुछ चीज़ें हैं जब आप मान लीजिए ऐसा कुछ कर बैठे जो सीधे सीधे देश, संविधान जैसी चीज़ों की खिल्ली उड़ाता हुआ हो, ये भी एकदम अवॉइडेबल है, क्योंकि ऐसा होते ही ऐसे ही कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं मान लीजिए क्लासरूम में कर सकता हूँ, लेकिन मैं इंटरव्यू बोर्ड में कभी किसी कैंडिडेट को करने की अनुमति नहीं देता। वो है जब आप नेशनल सिक्योरिटी के सवाल पर या देश के बॉर्डर्स के सवाल पर, इंटरनेशनल रिलेशंस के सवाल पर अचानक कोई ऐसी पोजीशन लेते हैं जो पोजीशन शायद सुरक्षा और इंटीग्रिटी इत्यादि के हिसाब से बहुत अच्छी ना हो। कैंडिडेट को मैं अवॉइड करने की कहता हूँ, जबकि ये बात सच है कि हम लोग क्लासरूम में डिस्कस करते समय ज़्यादा ईमानदार रहते हैं। जी। तनाव अगर उनका दूर करने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं ये आपकी मेन इंटरव्यू के पहले की तैयारी रहती है, तो उसमें अगर आपको कोई कैंडिडेट लगता है कि ये तनाव में है, तो आपने जैसे कहा कई बार एडजस्टमेंट्स आप लोग भी करते हैं, तो उनका तनाव दूर हो जाए और वो एट ईज हो जाए, क्योंकि हो सकता है कैंडिडेट अपने आप में बहुत अच्छा पोटेंशियल रखता हो, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइटी कहीं ना कहीं। बिल्कुल निधि, एकदम सही बात है और हम लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखते हैं और आमतौर पर ये होता भी है। और जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास दो तीन एरियाज़ हैं जिन पे हम आसानी से बात कर लें। यदि मुझे लगता है कि कैंडिडेट किसी वजह से तनाव में दिखाई दे रहा है तो हम उसके इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ पे बात करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया होता है जो कैंडिडेट ने पहली बार तो खुद घोषणा की है, दूसरी बात वो उसकी तैयारी करके आया है क्योंकि उसने घोषणा कर रखी है। तो कैंडिडेट को जब भी कोई ऐसा सवाल मिलता है जिसके विषय में उसे यकीन है कि उसकी तैयारी है, उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। तो कैंडिडेट को कई बार नहीं पता लगता, लेकिन हम दरअसल कोशिश कर रहे होते हैं कि उसका आत्मविश्वास बढ़े। तो हम लोग इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं और थैंकफुली अब तो इसका एक प्रोफेशनल पूरा का पूरा पेशेवर एटीट्यूड हम लोगों के बीच, हम लोगों की टीम के बीच विकसित हुआ है और अन्य लोगों में भी, तो जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि किसी भी कैंडिडेट को अगर सवाल का बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, मतलब मुझे बिल्कुल ही नहीं पता कि वो अंडे कैसे टूटे देखिए, उसका बहुत आसान सा तरीका है कि जब आपको किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता तो आप ईमानदारी से बता दीजिए कि आपको उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। कई बार आपको हैरानी होगी कि ट्रैप्स भी होते हैं जिसमें मान लीजिए एक ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आप लोगों ने वो 3 इडियट में राजुअलाइजेशन जैसा शब्द सुना है, वो उस तरह के ट्रैप्स का इस्तेमाल हम कई बार करते हैं। हम कोई ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका दरअसल कोई उत्तर होता ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और कैंडिडेट कभी कभी उस ट्रैप में आ जाते हैं। ईमानदारी कहती है आपको नहीं पता, तो सबसे सही उत्तर क्या है कि सर मुझे नहीं पता।
ऐसी स्थितियों में बहुत बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक मेरा बड़ा प्रिय सवाल है जो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सवालों कैंडिडेट से पूछता हूँ कि बताइए सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 11 केवी, 33 केवी, 11 के मल्टीपल्स में ही क्यों है? और बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि ये फॉर्म फैक्टर की वजह से होता है। सच्चाई ये है कि फॉर्म फैक्टर की वजह से नहीं होता। आप इस सवाल को अगर सामने रखें तो अगर कोई कैंडिडेट इसे अटेम्प्ट करता है और उसके पास ये जानकारी नहीं है कि फॉर्म फैक्टर वाली बात मात्र एक अफवाह है, तो वो है इसमें फंस जाएगा। और ये केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे लागू होने वाली चीज़ है, बाकी चीज़ बाकी इसलिए हमारे सर के ऊपर सर यूपीएससी एक्स्ट्रा क्लास है, क्योंकि एक खास एक्स्ट्रा टिप देनी तो आपको पड़ेगी। देखिए, यूं ये किसी भी इंटरव्यू पे लागू होने वाली टिप है, लेकिन मैं यूपीएससी के कैंडिडेट्स को खास तौर से कह रहा हूँ कि अपनी इंटरव्यू की तैयारी मेंस के बाद शुरू ना करें। ये सबसे बड़ी गलती है जो यूपीएससी के कैंडिडेट्स करते हैं। आप जब प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर रहे हैं, यदि तो संभव है आपने यूपीएससी करने का पहले से राय बना रखी है, तो जब आप स्कूल या कॉलेज में तब से ही, लेकिन अगर वह ना भी कर पाएँ तो जब आप प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर रहे हैं तभी इंटरव्यू की तैयारी शुरू करें। क्योंकि और ये तैयारी व्यक्तित्व की मास्किंग नहीं है, अपनी पर्सनैलिटी की मास्किंग की तैयारी ना करें, अपनी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग की तैयारी करें, अपनी सच्चे व्यक्तित्व को सामने रखने के लिए, जो कि आपको साल भर के बाद, संभव है 2 साल के बाद इंटरव्यू फेस करना है, तब आपको सामने रखनी है, वो रखें। और दूसरी बोनस टिप है वो ये है कि अपने डैफ को गंभीरता से लीजिए। जब आप डैफ भर रहे हैं, दरअसल आपका इंटरव्यू तभी तय हो रहा है। इसे इंटरव्यू की अंतिम जो 30 मिनट है वो तो लास्ट परफॉर्मेंस है, असली आपका जो लेना देना है वो डैफ से है, तो डैफ को गंभीरता से लें। जी विजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक पे जुड़ने के लिए। आपने हमारी भी क्लास ली। ऐसे जो एस्पिरेंट्स रहते हैं उनकी तो लेते ही हैं, आज हमारी भी क्लास लग गई। और इस यूपीएससी एक्स्ट्रा क्लास में और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप अपने कमेंट्स में अपने सवाल जो हैं लिखेंगे, ताकि अगली बार जब विजेंद्र जी आए तो आपके सवाल जो है उनके सामने पेश करेंगे। अगली बार एक नए मेहमान के साथ हम जुड़ेंगे यूपीएससी एक्स्ट्रा क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।